सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। किसी डॉक्टर के यहाँ देखते हैं हम, जब एलोपैथी डॉक्टर के यहाँ एक लंबी लाइन दिखती है। इतनी लंबी लाइन किसी दुकान पर नहीं दिखती, न किसी कपड़े वाले के यहाँ दिखती है, न किसी राशन पानी वाले के यहाँ दिखती है, न किसी जनरल स्टोर पर दिखती है, पर डॉक्टर साहब के यहाँ पर एक लंबी कतार मिलती है। तो भाइयों बहनों, ये कतार कम नहीं होने वाली है, ये कतार बढ़ने वाली है। और उपाय बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। डे बाय डे समस्याएं बढ़ेंगी, दवाई गोली बढ़ेगी, आपका अधिकतम पैसा वहां जाएगा। एलोपैथी के माध्यम से बहुत सारे केमिकल्स आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, और एक बीमारी से जीवन यात्रा प्रारंभ करते हैं डॉक्टर के यहाँ, एक के बाद अन्य बीमारी जुड़ती चली जाती हैं, और ये जो जीवन आनंद के लिए जो मिला था, ये हमारा दुख भरा होता चला जाता है। तो भाइयों बहनों, समय है, इस धरती माँ पर हम आए हैं कुछ समय के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए अपनी यात्रा को माँ प्रकृति की तरफ बढ़ाएं, माँ प्रकृति की तरफ। परमात्मा ने जो चिकित्सा जब जीव को जन्म किया, जब से प्रारंभ की है, तो उस चिकित्सा की तरफ आए। ये तो हमारी द्वारा बनाई गई है, हमारे दिमाग की उपज है। भले वो आयुर्वेद है, भले वो एलोपैथ है, भले वो होम्योपैथ है, भले यूनानी सिद्धा है, कोई भी है, पर जो नेचुरोपैथी की बात आप करते हैं, तो जब से जीव धरती पर आया है, तब से परमात्मा ने इसको विकसित किया है। जीव के साथ, मनुष्य के अलावा जीव जगत का प्रत्येक प्राणी माँ प्रकृति के साथ इसी चिकित्सा पद्धति को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में जोड़ता है और सदैव स्वस्थ रहता है। बार बार इन बातों को इसलिए रिपीट करते हैं कि कहीं न कहीं आपके मन मस्तिष्क में ये चीज स्थापित हो जाए कि जब भी हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की प्राप्ति करेंगे, तो माँ प्रकृति की गोद में ही करेंगे, माँ प्रकृति से दूर रहकर नहीं कर सकते। तो आइए आज की बात प्रारंभ करें। अभी जितने भी रोग हमने लिए हैं, वो अभी हमारे पाचन तंत्र के रोग हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के रोग हैं। चाहे वो हम लोगों ने कॉन्स्टिपेशन लिया है, चाहे वो एसिडिटी ली है, चाहे वो कोलाइटिस लिया है, चाहे वो अल्सर लिया है, ये सारी बीमारियां हमारे पाचन तंत्र में, कोई हमारे इसोफेगस में होती है, कोई हमारे स्टोमक में होती है, कोई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, कोई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। हमारे पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं, उन्हीं अंग से इसका संबंध है। आज की जो बीमारी है वो भी इसी का अंग है। हम लोगों ने ऊपर से स्टार्ट किया था, जैसे एसिडिटी है तो वो हमारे ऊपर के पाचन तंत्र की बीमारी है, वो नीचे नहीं आती है। अल्सर आ जाते हैं तो वो थोड़े और नीचे आ जाते हैं, कोलाइटिस और नीचे आ जाती है। बवासीर जो बीमारी है वो हमारे एंड पाचन तंत्र के अंतिम छोर की बीमारी है, अंतिम छोर की बीमारी है। और अभी तो समाज हमारा पढ़ा लिखा और जागृत हो गया, पर पहले के समय में बवासीर को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो व्यक्तियों वो भ्रांति चली आ रही है, और ये होती है। 50% लोगों को बवासीर होती है या रहती है, वो बताता नहीं है। 50% पॉपुलेशन इससे प्रभावित रहती है। बहुत सौ को तो पता ही नहीं पड़ती है कि हमको ये बीमारी है, और बहुत सौ को पता पड़ती तो बताते नहीं है बेचारे। तो इतनी खतरनाक बीमारी है ये, और बड़ा परेशान रहता है, बहुत समस्या रहती है। तो आइए आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमारा आपसे निवेदन ये है कि इन बातों को आप ये जो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, इसको अधिकतम लोगों तक आप फैलाया करें। तो इसको हम क्या करते हैं कि बड़े सहज और सरल वे में आप तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कम से कम उस बीमारी को पूर्ण रूप से जान लें, और जानने के बाद में उसके जो घरेलू उपचार है, हम तो आयुर्वेद तक भी नहीं जाते हैं आपके पास, कि आप कहाँ आयुर्वेद की दवाओं को ढूंढेंगे। क्योंकि अब हम आपको लिख दें कि आपको जो है
अश्वगंधा लाना है। अब अश्वगंधा आपको शुद्ध मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ से आप ढूंढेंगे, कैसा लाएंगे, तो उस पर भी हमारा विश्वास कम है। क्योंकि जो चीज हम जिस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो डिपेंडेंसी में तो हम दूसरे पर आधारित हो गए। अब वो जो देगा सो लेना है। पहले तो हम डिब्बा बंद आयुर्वेद के खिलाफ हैं। ये जितना भी बॉटल शीशी में जो आयुर्वेद चल रहा है, इसके तो हम बिल्कुल खिलाफ है। हम बात करते तो ग्रीन आयुर्वेद की बात करते हैं। ग्रीन आयुर्वेद जो हमारे पुराने ऋषि मुनि और जो हमारे आयुर्वेदाचार्य, जो पुराने वैद्य थे, वैद्य, उनके यहाँ पर अपनी वाटिका होती थी औषधि की। आपको मालूम नहीं है, भगवान राम के जमाने में वैद्य जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के लिए इतने समय में ये औषधि आना जरूरी है हनुमान जी, इसके बाद में औषधि यदि आप उखाड़ के लाए तो असर नहीं करेगी, फिर इनके जीवन को मैं नहीं बचा सकता। तो हनुमान जी ने कहा कहाँ देखे, कितना समय, तो पूरा पहाड़ लाए। उतने समय में औषधि लाना थी, उसकी अवधि थी। तो भाइयों बहनों, उस आयुर्वेद को तो बढ़ाना है। माँ प्रकृति ने जो पूरी दुनिया में हरा हरा देखते ना आप, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब आयुर्वेदिक है, सब में कोई ना कोई औषधि है, बड़ा अच्छा। और जितनी आप वेजिटेबल्स खाते हैं ये भी क्या है, ग्रीन आयुर्वेदिक तो है। अब जंगल से जो चीज अच्छी लगी हम लोगों ने उनको चुन लिया, बैंगन को चुन लिया, टमाटर को चुन लिया, उसको चुन लिया। ये क्या है, ये सब जंगल में था। उसका एग्रीकल्चर में जब कोई नई फसलें विकसित करते तो उसके कई ग्रेड होते हैं, सिलेक्शंस करना, ब्रीडिंग करना, क्रॉसिंग करना, म्यूटेशन। प्रकृति माँ में बहुत सारे परिवर्तन होके भी पौधे नए नए बनते रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है जंगल से इन चीजों को लाकर आए। बैंगन का पौधा नहीं देखते, उस पे कांटे कांटे होते। करेले की बेल जैसी बेलें आपको जंगल में बहुत मिल जाएंगी। करेला की बेल के पत्ते में और उसके पत्ते में अंतर करना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि ग्रीन आयुर्वेद को बढ़ाना है। ग्रीन आयुर्वेद को नेचुरोपैथी कहती है कि अपने आहार को अपनी औषधि बनाना है। तो जो कुछ आप खाते हैं उसको अपनी औषधि बनाना है। तो हम लोग आपकी इस बीमारी की यात्रा में आपको पथ्य भी वही बताते हैं जो आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और ग्रेन्स जो आपको इजीली उपलब्ध है। मतलब डिपेंडेंसी वाली चिकित्सा हम आपको नहीं बताते, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, आप अपने से कर सके। चलिए आइए आज की बात शुरू करें। बवासीर, ये थोड़ा सा हमने आपको जोड़ा। तो भाइयों बहनों, बड़ी शर्म वाली बीमारी है, बताता नहीं है कोई, बवासीर हो गई है। अच्छा, हम हर बात को बताते हैं। देखो, एसिडिटी में एसिड बनना जरूरी है शरीर में। अब आप जो है उसकी बात करें अल्सर की, तो म्यूकस की लेयर होना जरूरी है। कोलाइटिस की बात करें कि साहब म्यूकस बनता है, तो म्यूकस बनना जरूरी है शरीर में, नहीं बनेगा तो बहुत सारी दिक्कत है। और अब आप इसकी बात करें बवासीर की, तो इसमें जो अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, खून के जो गुच्छे हैं, उसकी बीमारी है, उनका रहना जरूरी है। इसको वेस्कुलर कुशन बोलते हैं, जो हमारे रेक्टम में होता है, जहां से मल निकलता है, उसका होना जरूरी है। तो भाइयों बहनों, ये प्रकृति ने जो हमारा पाचन तंत्र बनाया है उसमें सब चीजें, पर ये अति जो होती है तब बीमारी कहलाती है। एसिडिटी में एसिड जब ज्यादा बनने लगा तो बीमारी होती है। अब कोलाइटिस में जब म्यूकस ज्यादा बनने लगा तो कोलाइटिस होती है। पर यूं तो म्यूकस बनना जरूरी है, चिकना पदार्थ, नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा, ग्रीस है वो तो एक तरीके से। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसी प्रकार से बवासीर में जो खून के गुच्छे हैं वो नेचुरल वे में रहते ही और रहना ही चाहिए। नहीं तो स्टूल जब पास करेंगे, हमारा गुदाद्वार कैसा सिकड़ा हुआ, बिल्कुल चिपका हुआ है, और जब उसमें से स्टूल निकलता है तो थोड़ा फैल जाता है। ऐसा ही है, हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग बनाए हैं भगवान ने, उनमें रबड़ जैसी इलास्टिसिटी, रबड़ जैसी अंदर उनका इस तरह से निर्माण किया है। तो इसी प्रकार से जो गुदाद्वार के अंदर खून के गुच्छे बनाए, कुशन जैसे गद्दी होती है ना, ऐसे बनाया उनको, उसमें से आराम से स्टूल पास हो जाता है, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है। अब बवासीर क्या है, बस ये जो खून की जो ये नसें हैं, जो इसमें खून के गुच्छे भगवान ने बनाए हैं, इनमें ज्यादा रक्त आ जाता है। रक्त जो है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा आ जाता है, और ये फूल जाती है। ये है बवासीर, और कोई बीमारी नहीं है। अब क्या होता है,
वो गुच्छे गुदा द्वार के किनारे पर भी होता है, अंदर भी होते हैं। बस यहां से ये बदल दो प्रकार की हो जाती है। जब ये गुच्छे अंदर फूलते हैं तो इसको हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके कई नाम भी हैं। अब अंग्रेजी में यदि बात करते हैं तो डॉक्टर कहता है पाइल्स, है ना। उसके बाद में एक नाम और होता है हेमोराइड्स। ये दो नाम अंग्रेजी में प्रचलित नाम है। हिंदी में कहते हैं तो बवासीर, यानी वही बीमारी है। यदि अंग्रेजी में पाइल्स कोई बोल रहा है, हिंदी में बवासीर, एक ही बात है। अंग्रेजी में हेमोराइड्स बोल रहा है और कोई अर्स बोल रहा है, मस्से बोल रहा है हिंदी में, तो ये चारों पांचों नाम एक ही बात है। बवासीर, अर्स, मस्से, पाइल्स, हेमोराइड्स, ये एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तो इसके नोमेनक्लेचर है, नाम हो गए। और ये दो प्रकार की बताई हमने। जब अंदर की जो वेन्स होती हैं जिनमें खून भरा हुआ है, जब वो फूल जाती हैं तो ये इंटरनल पाइल्स है। ये इंटरनल पाइल्स होती है, इसके भी मॉडर्न साइंस में 3-4 ग्रेड बना दिए। जब वो अंदर थोड़ी लटकती है तो फर्स्ट ग्रेड है, थोड़ी ज्यादा लटक जाती है सेकंड ग्रेड है, और ज्यादा लटक जाती है थर्ड ग्रेड, यानी बाहर आ जाती है लटक के। और जब आप मल त्यागते हैं, और जब बहुत लटक जाती है, हाथ से अंदर करनी पड़ती है, अंदर जाती भी नहीं, तो फोर्थ ग्रेड की इंटरनल पाइल्स हो जाती है। एक्सटर्नल पाइल्स गुदा द्वार, जहां आपका मल द्वार है, वहीं पर होती है, वो गुच्छे फूल जाते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार की बातें। जो आंतरिक इंटरनल पाइल्स है, आपकी आंतरिक जो बवासीर है, उसमें क्या है, उसमें दर्द नहीं होता है, उसमें दर्द नहीं होता है। और जो एक्सटर्नल पाइल्स है उसमें दर्द होता है। तो एक्सटर्नल पाइल्स को कहते हैं बादी बवासीर। बादी होता है ना, कहते हैं शरीर फूल गया, बादी हो गई, मोटा हो गया। हिंदी में सामान्य भाषा में किसी मोटे आदमी को देख के क्या बोलते हैं, भाई इसका सॉलिड शरीर नहीं है, बादी हो गई है, फूल गया है। तो ये एक्सटर्नल पाइल्स जो होती है, इसको कहते हैं बादी बवासीर और शुष्क सूखी बवासीर। और इंटरनल पाइल्स उसको कहते हैं खूनी बवासीर, रक्तांश बोलते हैं उसको, जिसमें रक्त आता है। तो जो भारी होती है उसमें दर्द होता है। और खून कब होता है, जब इसमें थक्का जम जाता है, खून का थ्रोम्बोसाइड हो जाता है, थक्का बन जाता है उस जो फूली हुई नस है, तब इसमें खून आता है। अन्यथा इसमें बाहर वाली में खून नहीं आता है, अंदर वाली में सदैव खून आता है। और अंदर वाली दर्द नहीं करती है, बाहर वाली बहुत दर्द करती है, जो भारी बवासीर है। भारी बवासीर को आप हाथ जब गुदा द्वार पे लगाएंगे तो आपको फीलिंग हो जाएगा, भाई फूला हुआ है गुदा द्वार किनारे पर। और इंटरनल बवासीर को आप फील नहीं कर पाते, वो आंतरिक रहती है। इस प्रकार हमने कहा ना, 50% लोगों को बवासीर रहती है पर उनको पता नहीं पड़ता है। और पता कब पड़ता है, जब उनको ब्लीडिंग होती है। भारी बवासीर में तो दर्द होता है, उभार भी, पर इंटरनल पाइल्स होती है पर पता ही नहीं पड़ता है। पर जब उसको अचानक ब्लीडिंग होती है, अच्छा इसमें भी क्या ब्लीडिंग ताजा होती है मोस्टली। जो बवासीर की बीमारी है तो उसमें जो खून आता है ना, एकदम ताजा फ्रेश आता है, क्योंकि वो फटता है, वो जो बैलून जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, गुब्बारे जैसी फूल जाती है नसें। तो जब मल आता है और कड़क होता है तो वो फटती है, तो उसमें ब्लीडिंग होती है खून में, तो ताजा खून होता है एकदम, तो फ्रेश एकदम रक्त। तो आदमी घबरा जाता है कि मुझे खून आने लगा। तो ये होते हैं इंटरनल, ये हमारी पाइल्स होती है। तो भैया रेखा सिंह बोलना, उनको फोन करते। तो ये इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग आता है, एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लीडिंग कम आता है और दर्द ज्यादा होता है। तो ये तो हमने आपको पाइल्स के बारे में आपकी बात भ्रांतियों को क्लियर करा। इसमें आदमी कंफ्यूज रहता है कि ये क्या है, पर है पाइल्स ही। अच्छा, इसमें भी एक 3 शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है आपकी, पाइल्स, फिशर और फिस्चुला। ये तीनों एक नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं। पाइल्स, फिशर और फिस्चुला, है ना, ये तीनों अलग अलग हैं। तो अभी आज चर्चा चल रही है पाइल्स की, फिर कभी फिशर और फिस्चुला की बात बाद में करेंगे। हैं तीनों रोग गुदा द्वार के, एक ही जगह के रोग हैं, रेक्टम के ही हैं, मलाशय के रोग हैं। फिशर भी वही होता है, फिस्चुला भी वही होता है, बवासीर भी वही होती है, पर तीनों अलग अलग रोग हैं, है ना। है एक जैसे, उपाय भी उपचार भी एक जैसे हैं। थोड़ी सी जानकारी लेके बता दें कि जो फिशर होता है, यानी गुदा द्वार में चीरा, चीरा का नाम होता है फिशर।
यानी उसमें चीरा लग गया, कट लग गया, कट जैसे स्किन में कट होता है ऐसे गुदा द्वार में कट लग जाता है तो फिशर हो जाता है। फिस्टुला है वो थोड़ी सी अलग बात है, वो बड़ी भयंकर बीमारी है। इसमें भी गुदा द्वार में क्या होता है कि जगह जगह से छेद टाइप हो जाते हैं, तो उसमें से पस निकलना, रक्त निकलना, इवन मल निकलना, तो फिस्टुला हो जाता है। चलो उन दोनों की बात ज्यादा नहीं करेंगे, पाइल्स के ऊपर आ जाते हैं। अब इसके कारण भाइयों बहनों, आज के समय में यदि कितने भी पाचन रोगों के कारण के ऊपर जाएंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपका भोजन, यदि आप लोग संयम नहीं बरतेंगे और अपने जीवन क्रम को नहीं ठीक करेंगे तो ये बीमारियां एक के बाद एक आपके जीवन में आती रहेंगी और आप परेशान होते रहेंगे। तो बदलना है। इसके भी वही कारण है। पहला कारण तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। यदि आपको रेगुलर कब्ज बनी रहती है तो आप सच मानिए कि आपको पाइल्स यदि नहीं है तो पाइल्स होने वाला है। कुछ समय का इंतजार करिए, आपको पाइल्स हो जाएगा। तो पहला तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, इसमें क्रोनिक डायरिया भी है। यदि लगातार आपको दस्त आते रहते हैं बराबर तो भी पाइल्स हो जाती है। ये भी बीमारी है इसमें, ये लोगों को नहीं मालूम है। लोग कहते हैं भी सूखा मल आएगा तो ही पाइल्स होगी, नहीं, लगातार डायरिया भी होता है आपको दस्त आते हैं, क्रोनिक डायरिया है तो भी आपको पाइल्स हो जाएगी। चलिए, और क्या है, प्राकृतिक जो आवेग आते हैं, जो व्यक्ति क्या होता है कि काम की धुमाल मची हुई है, काम काम काम, अरे काम क्या, 50-60 साल का पैकेज लेकर आया भैया, उतना कमा धमा ले जिसमें आनंद का जीवन जिए। पुराने संतों को देखो ना यार, भैया कितना आनंद से जीवन जिए। क्या करेगा तू, जब गाड़ी खरीद भी लेगा, गाड़ी में बैठने लायक ही नहीं रहेगा, तेरे को पाइल्स हो जाएगी तो काहेगी, किस काम की तेरी गाड़ी। थोड़ा सा रुको, थोड़ा ब्रेक करो आनंद के लिए। तो क्या करता है, काम के चक्कर में आदमी प्राकृतिक आवेगों को रोकता रहता है। जब आप उसको स्टूल का वो होता है सेंसेशन, वो सोच के लिए नहीं जाता, थोड़ा और काम कर लो। जब उसको पेशाब आता है तो पेशाब के लिए नहीं जाता। अच्छा, जब उसको पाद आता है, अपान वायु निकालती है, तो शर्म के कारण अपान वायु नहीं निकालता है, रोक के रखता है, लॉक कर लेता है। तो ये जो प्राकृतिक आवेग को जो रोकता है, तो इसका सबका दबाव कहाँ पड़ेगा, सबका दबाव गुदा द्वार पे पड़ेगा। बस ये आपको पाइल्स का ये दूसरा कारण है, जब आप प्राकृतिक आवेगों को रोकते हैं। अच्छा, तीसरा कारण, जब आप शौचालय में ज्यादा समय बैठते हैं उसको भी पाइल्स होगा, ये समझ लीजिए आप। शौचालय कितना टाइम है, एक व्यक्ति को मुश्किल से 3-4 मिनट में फ्रेश हो जाना चाहिए। ये हम आपको एक हेल्दी बात बता रहे हैं। 3-4 मिनट में आप फ्रेश नहीं हो रहे तो आपको दिक्कत है। और बस अब आप 3-4-5-6 मिनट, चलो 7-8 मिनट ले लो। अब आदमी तो क्या करता है, वो बैठक वाली कुर्सी वाली तो वो बनवा ली है उसकी लेटरिन जो है, उसमें अखबार पढ़ता रहता है, उसमें मोबाइल देखता रहता है। जो लेटरिन आजकल क्या होता है कि सामान्य कमरों से भी सुंदर बनवा रहा है आदमी, लंबी चौड़ी बनवा रहा है, पंखे लगवा रहा है, सब करवा रहा है, गंदगी फेंकने के स्थान को बहुत अच्छा बनवा रहा है। अब वो क्या होता है, उसमें अखबार पढ़ता रहता है, मोबाइल देखता रहता है, बातें करता रहता है। जान कैसा कैसा कल्चर आ गया। समझो पाइल्स होना ही होना है। 10 मिनट से यदि आपकी अधिक यात्रा है, मैक्सिमम 10 मिनट्स, तो आप यदि ज्यादा देर बैठेंगे लेटरिन के अंदर तो आपको पाइल्स की बीमारी होगी। ये भी इसका एक कारण है। और क्या है, जो व्यक्ति शौच में ताकत लगाता है, तो ताकत वही लगाए जिसको सूखा मल आता है, निकालने के लिए ताकत लगाएगा, बार बार रोज लगाएगा, पाइल्स होगा। 100% पाइल्स आज नहीं तो कल हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो वजन उठाते हैं, आप भी कोई भारी सामान उठाते हैं, तो जब भी आप देखो भारी सामान लगाओगे, ताकत लगाओगे, तो गुदा द्वार पे दबाव आएगा, उनको भी पाइल्स होगा। होता ही है, बाद में हो जाता है। मोटापा भी इसमें एक मुख्य कारण है। जो व्यक्ति मोटे हैं, तो यदि उनको आज नहीं तो कल पाइल्स की बीमारी हो जाएगी, होना ही होना है उनको पाइल्स। अच्छा, एक बात और, प्रेगनेंसी जो आती है बहनों को, उसमें भी पाइल्स ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी पीरियड में भी बहनों को पाइल्स होता है, घबराए नहीं इसमें, ये एक नेचुरल चीज है। क्योंकि वो थोड़ा उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, थोड़ा आराम ज्यादा करती हैं, बैठी भी रहती है, तो पाइल्स हो जाता है उनको। इसके बाद में जो अधिक साइकिल चलाते हैं,
घुड़सवारी करते हैं, है ना, ऊंट पर सवारी करते हैं, घोड़े पर सवारी करते हैं, इनको भी पाइल्स की बीमारी हो जाती है। जो अधिक लंबे समय तक सिटिंग करते हैं, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, खूब सिटिंग करते हैं आप, मोबाइलिटी बिल्कुल खत्म है, गद्दों पर बैठे रहते हैं, जो व्यापार करते हैं गद्दे पर बैठे रहते हैं, सोने चांदी वाले तो अक्सर बैठते हैं गद्दे पर, इनको सबको पाइल्स की बीमारी आज नहीं तो कल होना ही होना है, यदि इन्होंने अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारा। अब अगला है, यदि आप व्यसनों में ज्यादा डूबे रहते हैं, आपका मानसिक चिंतन खराब करने वाला है, आप साहित्य पढ़ते हैं, गंदी किताब पढ़ते हैं, गंदे सीन देते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, आप स्त्रियों की बातें ज्यादा करते हैं, चिंतन आपका वासनात्मक रखते हैं आप, तो भी आपको पाइल्स की बीमारी होगी, 100% होगी, आज नहीं तो कल होगी। अधिक भोग करते हैं आप, है ना, अधिक आप इस क्रिया में प्रवेश करते हैं तो भी आपको पाइल्स की बीमारी होगी। तो ये अधिक व्यसन भी, ये तो बेसिक बातें जो हम बताते हैं, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स, यदि आप ज्यादा सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू शराब, तो भी आपको पाइल्स की बीमारी होना ही होना है। अधिक आप चटपटे भोजन खूब तला गला खाते हैं तो भी आपको पाइल्स की बीमारी होना ही होना है। बेमेल भोजन आप करते हैं तो भी पाइल्स की बीमारी है। आपको लीवर की प्रॉब्लम्स है, आपको लीवर की प्रॉब्लम्स है, लीवर सिरोसिस है, फैटी लीवर है, और भी कोई प्रॉब्लम है, हेपेटाइट है, तो भी आपको पाइल्स की बीमारी हो सकती है, समझे ना, ये भी इसका एक कारण है। और एक हेरिडिटी, ये भी एक कारण है, 100% तो नहीं कह सकते, यदि हेरिडिटी आपके माता पिता किसी को पाइल्स है तो भी आपको पाइल्स की संभावना है। तो भाइयों बहनों, ये सब बातें यदि आपके जीवन में हैं तो आपको पाइल्स आज नहीं तो कल होने की संभावना बनी हुई है। चलिए अब यात्रा करते हैं इसके सिम्टम्स, लक्षण। तो सबको जो आपका इसको इस पाइल्स वाले को पता रहता है कि मेरे को पाइल्स से, बताता नहीं है वो। अच्छा, जिनको है भी तो जब वो ब्लीडिंग होती है बहुत को तब पता पड़ती है। 50% लोगों को पाइल्स होती है पर उनको पता नहीं होती कि मुझे पाइल्स है। वो क्या होती है, गुच्छे फूलने शुरू हो जाते हैं। इंटरनल पाइल्स तो पता ही नहीं पड़ती, वो फूलने शुरू हो जाते हैं। और यदि ये सब जीवन क्रम हमने बताया ना, ये जो आपको अपने जीवन क्रम बताया, इतनी इतनी चीजें आप कर रहे हैं, तो अंदर वो पाइल डेवलप हो चुका है आपको। अब वो तो एंड पॉइंट, जैसे मटका होता है ना, जैसे 100 लोटे पानी आना है, तो यदि वो 90 लोटे तक भी भरा हुआ नहीं दिखता, पर जो अंतिम जब वो गिरते हैं लोटे पानी के तो भरा दिखता है। तो इसी प्रकार से वो वेन्स फूलती चली जाती हैं आपके इन कारणों के कारण, जो कारण हमने बताए आपको, रीजंस बताए हमने आपको, आपकी लाइफ स्टाइल में ये चीजें हैं, तो वेन्स फूल रही हैं, दिन पर दिन फूलती जा रही हैं, रक्त इकट्ठा होता जा रहा है, उसमें स्वेलिंग आती जा रही है, और उसके बाद में जब वो फूटेंगी तो आपको पता पड़ेगा भाई ये तो हमको बवासीर हो गई, पाइल्स हो गई, हेमोराइड्स हो गए हमको। तो ये 50% को पता नहीं पड़ता है। बाहरी जो पाइल्स है वो पता पड़ जाती है, जब हाथ वो अपना सोच साफ करता है तो उसको पता पड़ जाती है। आजकल तो पूछने वाला काम चल गया, तो वो भी दिक्कत का विषय है। फिर वो अब इसके लक्षण में 50% को पता नहीं पड़ती। अब इसमें पहला यदि बाहर का यदि पाइल्स डेवलप हुई है तो उसको दर्द होता है, खुजली होती है, जलन होता है, तो ये तो एक्सटर्नल पाइल्स में तो ये होता है। और इंटरनल पाइल्स का पता पड़ती है जब आपको ब्लीडिंग होता है, जब आप मल त्याग करते हैं तो आपको ब्लीडिंग आता है, बाद में आए पहले आए ब्लीडिंग आ जाता है, तो समझो आपको तब पाइल्स का पता पड़ता भी, ये लक्षण है पाइल्स का। ठीक है साहब। और क्या होता है इसमें, मल त्याग जब करते हैं आप तो आपको दर्द महसूस होता है। इंटरनल पाइल्स से तो भी दर्द होता है, एक्सटर्नल पाइल्स से तो भी दर्द होता है जब आप स्टूल लैट्रिन का त्याग करते हैं। और जब ये ज्यादा समस्या है तो आप गैस पास करते हैं ना, अपान वायु, पादना बोलते हैं, तब भी आपको इसको दिक्कत होती है गैस पास करने। यदि नसें फूल गई हैं तो आपको, मल त्याग में तो समस्या होती है ही, पर आपको गैस पास में भी समस्या होती है, तो समझ लेना कि आपको पाइल्स की दिक्कत हो रही है। आदमी का झुकना, सीधा तन के नहीं चल सकता, आदमी झुका झुका चलता है, ये भी एक इसका लक्षण है। पाइल्स आपको हो चुका है, तनकर बैठ नहीं सकता पाइल्स वाला व्यक्ति जो है, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। और जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसका शरीर और चेहरे पे पहले दिखता है, उसका चेहरा पीला पीला हो जाता है, ये भी एक पाइल्स का सिम्टम्स है।
मल त्यागता है तो, और उसको मल त्यागने का सेंसेशन, फ्रेश हो गया आया तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, फिर इच्छा करते है फिर मल त्यागने के लिए वापस जाऊं। तो ये भी एक पाइल्स का लक्षण है। और वो दो बात तो मैंने बताई दी कि भाई एक्सटर्नल पाइल्स है तो हाथ से भी महसूस हो जाती है, और इंटरनल पाइल्स जब आपको ब्लीडिंग होती है तो महसूस होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके माध्यम से आप इसकी, बाकी तो और भी जब होती है तो फिर वो बहुत सारे इसके टेस्ट एलोपैथी में कराते हैं, प्रोक्टोस्कोपी कराते हैं, इंडोस्कोपी कराते हैं, रेक्टोस्कोपी कराते हैं, तो वो एलोपैथिक वाले टेस्ट हैं। ये हमने आपको लक्षणों के आधार पर हमने आपको मोटी मोटी जो बातें बताई हैं, यदि ये सब कुछ घट रहा है तो आपको समझो कि पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। हम यहाँ जो उपचार बताते हैं वो आपको घरेलू उपचार बताते हैं, प्राकृतिक उपचार बताते हैं, और हम लोगों का ये भाव भी है और हम लोगों का आगे लक्ष्य भी है कि अब भारत के अंदर अस्पताल कम खुले, हेल्थ सैनिटोरियम ज्यादा खुले, प्राकृतिक उपचार व्यक्ति कराए और स्वस्थ रहे, दवाइयों के चक्कर में न पड़े किसी प्रकार की भी। नो एलोपैथ, नो आयुर्वेद, आयुर्वेद सूखा वाला नहीं, ग्रीन आयुर्वेद हर औषधि बन जाए। तो हम चाहते हैं कि प्राकृतिक उपचारों को आप जीवन में अपनाएं। अब देखो जब पाइल्स हो गया है तो देखो जब पाइल्स का प्रकोप ज्यादा है, अब नेचुरल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, एनिमा तो हमारा आधार है, पर एनिमा तभी ले जब आप आराम से आपका कैथेटर जा रहा हो। ध्यान रखना, आप कैथेटर का पास आउट हो जाए आपके गुदा द्वार में तो आप एनिमा लें। अच्छा, इसमें जो है कैथेटर दो प्रकार का आता है, एक सफेद प्लास्टिक वाला आता है तो वो क्या तीखा होता है, उसकी बजाय इसमें रबर वाला जो आता है, और थोड़े कम नंबर का ले लें, पतला वाला ले लें, पतला वाला, मोटा वाला कैथेटर ना लें, कम नंबर वाला ले लें। तो पतला वाला कैथेटर से यदि आप डाल के, रबर वाला जो व्हाइट प्लास्टिक वाला होता है उसमें धार होती है, तो कभी कोई आपका गुच्छा नस फूली हुई है, यदि आप उसको निकालेंगे तो फट जाएगी, तो और कहेंगे भाई और दिक्कत बढ़ गई। तो इसमें क्या करते हैं, जब आप एनिमा तभी लें जब आपका कैथेटर उसमें पास आउट हो जाए, अंदर हो जाए, और जब कैथेटर को निकालें तो गुदा द्वार को थोड़ा खोल लें। जब आप सांस त्यागते हैं ना तो बार बार गुदा द्वार को सिकोड़ते हैं और खोलते हैं, सिकोड़ते खोलते हैं, ये क्रिया करते हैं आप। तो जब आप एनिमा लें भी, पहली बात तो उस स्थिति में एनिमा नहीं लेना जब पाइल्स का प्रकोप ज्यादा हो गया, तब हम एनीमिया की बात नहीं कर रहे हैं। देखो हम हर चीज को समझाते हैं आपको, फिर आप गलती करते हैं वो आपके ऊपर है। तो एनीमिया कब लेना है, जब आपको पास आउट हो जाए कैथेटर, को दिक्कत ना हो, आपको दर्द ना हो, तो एनीमिया लीजिए। पतला हुआ एनीमिया लीजिए, रबड़ का एनीमिया लीजिए। जो व्हाइट प्लास्टिक जो आती है उसका एनीमिया नहीं लेना, प्लास्टिक वाला एनीमिया का कैथेटर वाला नहीं लेना, रबड़ कैथेटर वाला एनीमिया ले लेना आपको, यदि इजी वे में ले सकते हैं। नहीं तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट है, यदि आपको स्टूल इसको घटाना है, ठंडा कटी स्नान, कोल्ड हिप बाथ, इसकी मुख्य चिकित्सा समझ लो आप। कोल्ड हिप बाथ आप यदि लगातार लेते हैं तो आपकी पाइल्स चमत्कारिक रूप से ठीक होना शुरू हो जाती है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। कोल्ड हिप बाथ लेने के तरीके हमारे वीडियो में आपको डले हुए हैं, उसको यहाँ पर बताना हम उचित नहीं समझते, समय लगता है, एक एक उपचार लंबा है, हमने पूरे वीडियो बनाए, तो आप हमारे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। कोल्ड हिप बात, इसमें बहुत रामबाण, अभी देखो कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब आप एलोपैथी वाले के पास जाते तो कहता सिज बात करो, गर्म पानी में बैठो। अरे भाई कोई भी होती है गर्म चीज तो फैलाती है और हमको सिकोड़ना है, अब वो पता नहीं क्या मामला है। हम किसी एलोपैथी वाले से कहते तो वो कहता था हम तो सिज बात कहते हैं कि गर्म पानी में बैठ जाओ। अब गर्म चीज तो क्या है, गर्म का मतलब है तो प्रसार करना, एक्सटेंशन करना, और ठंडे का होता है सिकोड़ना। तो वो कहते हैं गर्म पानी करके हम पेशेंट को बिठाते हैं, हमारी बात समझ में नहीं आती, वो उसको सिज बात बोलते हैं, और हम कहते हैं कोल्ड हिप बात। नेचुरोपैथी कहती है कोल्ड हिप बात, ठंडा कड़ी स्नान आप करिए, रेगुलर करिए, कम समय से स्टार्ट करिए और बढ़ाते जाइए, 5-10 मिनट तक करिए, बड़ा लाभ देगा। पेट का लपेट बड़ी रामबाण चिकित्सा है,
देखो अभी हम आपको बात कर रहे हैं, हमने पेट का लपेट लगा रखा है अंदर और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है तो भी हम लगा लेते हैं। तो आपको पेट का लपेट, वो सूती ऊनी पट्टी वाला, बड़ी रामबाण चिकित्सा है इसकी। पेट के कोई भी रोग होते हैं जो जितने भी हमने बताए, तो ये जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं आम ट्रीटमेंट है उनके लिए। तो पेट का लपेट दिन में 1-2 बार लगाइए, पाइल्स के रोग में जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगी आपकी, हो रहेगी नहीं। कट स्नान और पेट का लपेट दोनों ऐसी चिकित्सा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहने नहीं देंगी आपको। तो ये दोनों उपचार बड़े रामबाण है। और इसमें जो है मिट्टी का लेप, यदि पाइल्स का बहुत अटैक है तो मिट्टी का लेप पेट पर भी, और यदि एक्सटर्नल पाइल्स आपको बहुत सता रही है तो मिट्टी का लेप गुदा द्वार पर भी। तो इसमें क्या करते हैं, जब मिट्टी लेते हैं तो थोड़ी सी आप एक बॉल टाइप बना लो, थोड़ी सी उसको जब बार बार फेंटते हैं ना मिट्टी को, तो मिट्टी क्या होती है, पानी एब्जॉर्ब करती जाती है। थोड़ी सी, ज्यादा पतली मिट्टी मत लगाओ, इसको जब फेंटोगे तो मिट्टी गाढ़ी हो जाएगी। उसका आप एक थोड़े ज्यादा मिट्टी लेके बॉल टाइप या आटे की लोई जैसी, और उसको आप लगा लो, चमत्कार होगा आपका। दर्द, इंस्टेंट दर्द आपका रिलीफ होगा, ये देख लीजिए आप। और वो जो कहीं मस्सा है ना फूला हुआ, सिकुड़ जाएगा। 2-3 बार लगा लोगे ना, इसको हम बोलते हैं मिट्टी की बॉल बोलते हैं इसको, सॉइल बॉल, मिट्टी की बॉल, गेंद टाइप और लोई टाइप, उसको लगाइए आप। और अंडर गारमेंट भी लीजिए, कपड़ा बांध लीजिए। जो जांघिया टाइप आप पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जांघिया कपड़ा मिट्टी लगाइए, कपड़ा लगा लीजिए, अपना अंडर गारमेंट पहन लीजिए। अंडर गारमेंट थोड़ा टाइट ही पहनता है आदमी तो, और यदि वो लटके वाला पहने तो थोड़े समय के लिए जांघिया पहन लो आप। तो मिट्टी की बॉल लगा, कपड़ा लगा के आप, ये बड़ी रामबाण है। एक्सटर्नल पाइल्स में तो बहुत काम करती है और इंटरनल पाइल्स को भी खींच लेगी। मिट्टी के बारे में हमने पहले पूरा वीडियो बताया है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कुछ सोखती है, जहर को खींचती है, तो वो मिट्टी है। तो मिट्टी का लेप जो है गुदा द्वार पर आप, और शर्माना नहीं भैया इस चिकित्सा को लेने में, नहीं तो फिर जाओ दो 500 रुपए डॉक्टर के चेक कराने के, दो ढेर सारी दवाइयां लाओ, फिर ऑपरेशन कराओ काटे पीटी, कराओ काटा पीटी, यही कराना पड़ेगा और क्या करना। तो ये चिकित्सा सरल है, मिट्टी के बारे में जानकारी दी हुई है। अब एक स्थिति क्या आती है, आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़ी दिक्कत है आपको, जब भी आप लेटरिन जाते हैं ब्लीडिंग या, उस समय कुछ चिकित्सा बदल दो एकदम, उसके लिए एकदम तुरंत रोकने के लिए हम चिकित्सा बता रहे हैं। तो इसमें आप गर्म पैर स्नान, इसमें आप करिए, हॉट फुट बाथ 5-7 मिनट का लीजिए आप, है ना, आपकी ब्लीडिंग आश्चर्यजनक तरीके से 2-4 दिन में ही आपको कंट्रोलिंग जैसी दिखेगी। गर्म पैर स्नान के बाद में क्या करना है, तुरंत आप गर्म पैर स्नान लेने के बाद में, लेने का तरीका हमारे वीडियो में है, फिर दोनों पैरों की आप जो है फुट पैक, दोनों पैरों पे, ये आधी जंगा से लेके पैर के नीचे तक दोनों पैरों पर फुट पैक लगाइए आप। तो जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है ना, आप मिरेकल देखेंगे, आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल होती चली जाएगी। दोनों पैरों पर फुट पैक लगाइए आप जो है, और ये जो है दिन में लगभग 2 बार लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में पेट की लपेट, 3 चीज बताइए हमने आपको जब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। ऊपर वाला ट्रीटमेंट तो बता दिया, आप हॉट फुट बाथ लेंगे, गर्म पैर स्नान लेंगे, दोनों पैरों का फुट पैक लगाएंगे, और 1-2 बार दिन में पेट का लपेट लगाएंगे। 2 बार फुट पैक, 2 बार पेट का लपेट, 1 या 2 बार आपका गर्म पैर स्नान। इससे आपकी ब्लीडिंग यदि बहुत ज्यादा हो रही है तुरंत कंट्रोल होगी, आप चमत्कार तरीके से नियंत्रित हो जाएगी, आएगी नहीं आपको जो है। अब क्या है, ये तो हमने जब आप बीमार हैं तब हमने उपचार, अब आप थोड़े सही हो जाते हैं तब जो है, तब अपने शरीर को आप डिटॉक्सिफाई, नेचुरोपैथी का बेसिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, कभी भी ये शरीर बीमार नहीं होता है। भगवान ने इसकी रचना इस प्रकार से करी है, जब जब शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, विजातीय द्रव बढ़ते हैं, फॉरेन मैटर बढ़ता है और वो अंगों में डिपॉजिट होता है, तभी शरीर बीमार होता है। तो पहले बीमारी को नियंत्रित कर लो, इसके बाद नेचुरोपैथी कहती है शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर कर लो। अब जब आप आपके लगभग पाइल्स कवर हो जाए तो ये मत समझो रुक गई है, टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, रिपीट हो जाएगी। कोई बीमारी हो, जितनी बीमारी हम बता रहे हैं आपको, उनके जो नेचुरल जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं,
यदि आप उन्होंने करके रोक लिया पर आपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं किया तो प्रत्येक बीमारी अगेन रिपीट होगी। एलोपैथी वाले तो दवाई से उसको दबाते रहते हैं। हम कहते हैं कि एक बार वो नेचुरल ट्रीटमेंट से नियंत्रित हो गई है, फिर आप अपनी शरीर को डिटॉक्सिफाई करो। अब डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप भाप स्नान करो, चादर लपेट करो, है ना, और आपका ये फूड बाथ तो हमने बता ही दिया, जिससे आपका पसीना बाहर आए, पसीने के साथ गंदगी आए। और बाकी एनिमा रेगुलर लो, फॉल का पेट पे लपेट रेगुलर लो, फूड बाथ करो, ये सब करके पूरे शरीर को धो डालो, नीट एंड क्लीन कर लो। जैसे आप ड्राई क्लीन कराते हो ना गर्म कपड़ों की, ऐसे ड्राई क्लीन कर लो, पूरे शरीर को शुद्धिकरण कर लो। नेचुरल ट्रीटमेंट बहुत सारे हमने बताए आपको। तो ये सारा करके आप जो है अपने शरीर को धो लो और साफ कर लो, तो फिर ये पाइल्स की बीमारी आपको नहीं होगी। अब ऐसा नहीं धो लिया फिर गंदगी डालना शुरू कर दी, वो हम आगे बताएंगे आपको। गंदगी मत डाला करो, संयम से रहो, आनंद की लाइफ जियो। ये नहीं तो आदमी बीमारी में उलझा, सेवा खाक करेगा। और स्पिरिचुअल पर्सन है ना, जो सेवा करने वाला आदमी है, उसको तो बीमार होना ही नहीं चाहिए। वो बीमार होता है तो समझो उसका मामला गलत है, क्या सेवा करेगा वो? उसको यदि समस्याएं हैं तो शरीर की यात्रा को डिटॉक्सिफाई करके एवरी टाइम हेल्दी आदमी में उमंग होना चाहिए, उछाल होना चाहिए। ये है नेचुरल स्वास्थ्य की पहचान। तो आप जो है अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लो। इसमें 2 आसन बड़े लाभकारी हैं। जब आपको पाइल्स है तब आप तो एक वीरासन है, देखो ऐसे ना, ये पंजों के बल बैठो और ये घुटने टिका लो ऐसे ऐसे, ये वीरासन है। ये देखो, ये हमारे पंजे है ना, ये दोनों पंजे, ये पंजों पे हैं हम, और ये घुटने टिका लिए। ये पाइल्स में लाभ देता है। इसमें आप बैठो, शुरू में आप 2-4 मिनट से शुरू करो, उसके बाद इसको 10-15 मिनट तक करो। तो ये जब पाइल्स चल रहा है ना तब भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और जब पाइल्स नियंत्रित हो जाए तो सर्वांगासन, और पाइल्स में भी करो सर्वांगासन, दोनों पैर ऊपर करके, जानते हैं, फोटो देख लेना आप, सर्वांगासन। तो ये 2 आसन जो है बड़े लाभकारी है इस रोग में जो है। अच्छा, 2 चीजें और हैं। जब आपको कभी दर्द होता है ना ज्यादा, तो आप तुरंत के लिए क्या करें, अपनी जो है मध्यमा या तर्जनी या अनामिका, किसी में भी आप कोई सा भी तेल ले लें। आप बादाम का तेल ले लो, जैतून का तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो। और सरसों का तेल बड़ा फायदेमंद है, अपने गुदा द्वार पे लगा लो उंगली से, तो तुरंत आपकी जलन और दर्द, इसमें एक भी फायदा हो जाता है, ये तुरंत में ही फायदा हो जाता है। और बाकी हो तो जैसे गांव में रह रहे तो नीम की पत्ती पीस लो, मेहंदी पीस लो, कूट लो उसको और तुरंत लेप कर दो, तो भी एकदम उसकी ठंडक से जलन शांत हो जाएगी। बड़ा आदमी परेशान होता, तड़पता है इसकी जलन में। ये पाइल्स होती है, गुदा द्वार पे जलन होती रहती है, दर्द होता रहता है, तो ये तुरंत के लिए हम बता रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, उंगली को घुमाना, इसको गणेश क्रिया बोलते हैं हमारे आयुर्वेद में, इसमें योगा में। और एक होता है मूल शोधन, ये भी इसमें लाभ देता है। जब पाइल्स आपका नियंत्रित रहे, उंगली से बार बार से उंगली अंदर डालना, जितनी अंदर चली जाए गुदाद्वार के अंदर, तो वहीं पाइल्स होती है, तो उसमें से जो भी असर है उसको फिसला के निकालना। थोड़ा बहुत मल भी आता है साथ में, उंगली धोते रहें। तो ये मूल शोधन और गणेश क्रिया, ये दोनों उंगलियों से होती हैं। घृणा की दृष्टि से आप देख रहे होंगे, वैसे तो हाथ धोते ही हैं, आपको दिक्कत नहीं है, पर इन दोनों क्रियाओं का लाभ भी पाइल्स की बीमारी को रोकने में फायदा होता है। गणेश क्रिया और मूल शोधन क्रिया, मूल शोधन में अंदर डालते हैं उंगली, और गणेश क्रिया में गुदा द्वार पे घुमाते हैं उंगली। तो ये दोनों क्रिया भी लाभ देती हैं, पर ये क्रिया तब करें जब आपको पाइल्स ना हो, तो आगे पाइल्स डेवलप नहीं होते। और गणेश क्रिया में तो मतलब थोड़ा जब ये बाहरी घुमा लेते हैं, जब कुछ लगाने के लिए घुमा, अंदर नहीं घुमा डालते, थोड़ा सा किनारे पे घुमाना होता है गणेश क्रिया, अंदर सीधी डाल के निकालना होता है मूल शोधन क्रिया, ये भी होते हैं। और अब इसके बाद में जब आपका ये पाइल्स नियंत्रित हो जाता है तो शरीर शुद्ध कर लिया आपने, उसमें गर्म पर स्नान, भाप स्नान, चादर लपेट, इन सब से अपने पसीना बाहर करना। तो ये हमने आपको इसका व्यायाम करो आप खूब। ब्लड क्या होता है तब गुच्छों में भरता है जब आप व्यायाम नहीं करते, बैठे रहते हो, तो क्या होगा, ब्लड उन गुच्छों में ज्यादा भरेगा, वेन्स में जो है। तो मूविंग करो,
वॉक करो, इवनिंग करो, मॉर्निंग करो, योग आसन करो, प्राणायाम करो, है ना, ब्लड का संचार करो, इकट्ठा मत होने दो नसों में, सर्वांग आसन करो, है ना। फिर जब स्वस्थ हो जाओ तो पैर ऊपर करने वाले आसन ज्यादा करो, तो ब्लड गुच्छों में नहीं इकट्ठा होगा। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आपकी पथ्य की बात हमने बताया। इसमें ये जो मल कड़क क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन, आपका भोजन बिना फाइबर के रहता है, खूब मैदा खाते हैं। हमने पहले हमारे पीडीएस में सब दिया है, प्रज्ञा डाइट सिस्टम का जो चार्ट है उसमें सब कुछ है। आदमी आटा खाता है बिना चोकर का, है ना, बिना चोकर का आटा खाएगा, बिना पॉलिश वाला चावल खाएगा, बिना छिलके वाली दाल खाएगा, पाइल्स का बाप होगा उसको, ये यदि ऐसी यात्रा करेगा तो। अरे छिलका आने दो ना, परमात्मा ने बनाया तो क्या दिक्कत है, वो दिमागदार है भाई, परमात्मा दिमागदार है नहीं, ये तो मानो। गेहूं पे छिलका बनाया है, मक्का पे छिलका बनाया है, ज्वार पे छिलका बनाया है, मूंग पे छिलका बनाया है, उड़द पे छिलका बनाया है, किस पर छिलका नहीं बनाया। और इसमें कुछ नहीं होता छिलके में, न फैट है, न प्रोटीन है, न कार्बोहाइड्रेट है, न मिनरल्स है, कुछ भी नहीं है। फिर इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता यही है कि जो भगवान ने इसके अंदर तत्व भरा है, मान लीजिए चना है, चने के अंदर जो तत्व है, छिलके के अंदर जो मटेरियल छिपा हुआ है, उसको हमारे लिए उपयोगी बनाया। तो छिलका जो उसको अंदर जिसमें भरा है उसको निकालने के लिए बनाया, तो छिलका नहीं लेंगे तो अंदर रह जाता है। तो ये मैदा खाना, बिना पॉलिश वाला चावल खाना, बिना छिलके वाली दाल खाना, और सब्जियां भी बहुत सी जो छिलके सहित बना सकते बना लेना, पर थोड़ी सी आजकल केमिकल वाली ज्यादा तो छील लो, हाँ तो कोई बात नहीं, तो इनका उपयोग करें। तो रफेज और सलाद बढ़ाओ। अच्छा, हार्ड फाइबर मत लो, मूली गाजर नहीं, आप खीरा बड़ा सेफ है, खीरा। और आजकल विशेषता ये कि खीरा पूरे साल मिलता है, पूरे साल, कभी भी खीरा ब्रेक नहीं होता है। खीरा खूब खाया करो आप। और खीरा तो क्या पतली चमड़ी का होता है, छिलके से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खीरा है, टमाटर है, ये बड़े सेफ हैं। मूली गाजर थोड़े कड़क होते हैं। फल खूब खाओ, जूस मत पियो, फल खाओ, फाइबर जाएगा। अब जूस निकालेंगे तो फाइबर निकाल दोगे आप। तो फाइबर वाला भोजन आप इसमें सलाद और फल सब्जी को प्रधानता दो। पानी, मल कब सूखता है? जब पानी कम पीते हो आप। तो आजकल कल्चर हो गया, एसी में रहते हो, पसीना निकलता नहीं, तो पानी की शरीर डिमांड करता नहीं। तो पानी, या तो भोजन पानी वाला करो। भोजन पानी वाला कौन सा होता है? नेचुरल डाइट, ये हमने पहले बता रखा है। प्राकृतिक, बिना अग्नि को पका खाओगे आप, फल सब्जी कच्ची उसमें खाओगे अवस्था में, तो आपको पानी नहीं लगेगा ज्यादा, तो आपको चलेगा। तो वो नेचुरल पानी है। अब अन्यथा आप पका खाते हैं, तला भुना खाते हैं, एसी में रहते तो पानी नहीं लगता, तो पानी खूब पियो, 2-3-4 लीटर पानी पिया करो इसमें, तो आपको फायदा होगा। उसके बाद में जो आप भोजन लेते हो, अमृत आहार इसमें बड़ा लाभ देगा। जो आप बनाते हो ना, थोड़े समय के लिए रोटी वगैरह, तला भुना, पूरी पराठे बंद कर दो, अमृत आहार पर रहो। 1 हिस्सा अनाज लो और 6 हिस्सा, 7 हिस्सा, 8 हिस्सा, 9 हिस्सा सब्जियां मिलाओ, है ना, फिर बनाओ। अनाज भी फाइबर वाला, बाजरा ले लो, ज्वार ले लो, है ना, गेहूं ले लो, और इस छिलके, इसमें फाइबर रहेगा ना, छिलका रहेगा दलिए में साथ में, और सब्जियां डाल दो। तो अमृत आहार इसमें बड़ा लाभ देगा आपको, इसका भोजन जो है। अमृत आहार हमने पहले बताया, प्रज्ञा डाइट सिस्टम में बता रखा है, ये लीजिए आप। तो ये तो आपका भोजन, और पानी, और आपका सलाद, फल और अमृत आहार, ये तो प्रधान भोजन कर लो। अब कुछ चीजें जिनको आप अपने जीवन में बढ़ा लो, जैसे जिनको पाइल्स है तो पक्का पपीता रोज खाओ, पका हुआ, बिल्कुल घुला हुआ, हम कहते हैं ना सब्जी कच्ची पका फल, तो पक्का पपीता रोज खाओ, इजी वे में आपको मोशन पास होगा। तो पाइल्स हैं तो धीरे धीरे सिकुड़ेंगे और दिक्कत नहीं करेंगे आपको। पक्का पपीता खाओ। जामुन के सीजन में जिनको पाइल्स की शिकायत, तो जामुन खूब सेवन करो, जामुन का सेवन पाइल्स में बड़ा लाभ देता है। नींबू का सेवन बड़ा फायदा, जब आपको पाइल्स का रोग है, नींबू चीरो, ऐसे 2 फाड़ करो, उस पर काला नमक डालो और नींबू को चूसो आप, नींबू चूसिए, ये पाइल्स में आपको बहुत लाभ देता है। इसके बाद में चौलाई, बहुत से प्रदेशों में चौलाई का साग खूब खाया जाता है, तो चौलाई का जूस जो है बना के रात को आप सेवन करो, सोने से 1-2-3 घंटे पहले पी लो, तो सुबह आप बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाओगे। और ये जो चौलाई है ना, पाइल्स में ब्लीडिंग, आपकी ब्लीडिंग को रोक देगी जो है चौलाई जो है।
गाजर और पालक का जूस दोनों को मिला के पियो आप, गाजर का जूस और पालक का जूस। ये जूस बड़ा आपकी ब्लीडिंग को, रक्त को, ये खून को रोकने वाली चीजें बता रहे हैं हम आपको। जामुन, चौलाई, नींबू के ऊपर वो नमक डाल के उस नींबू को, जूस नहीं, नींबू को चूसना है डायरेक्ट जो है। चौलाई, गाजर पालक का रस, और भले खून की हो भले सूखी हो। छाछ, छाछ होती है ना पतली वाली छाछ, उसमें अजवाइन का पाउडर और उसमें सेंधा नमक, ये डाल के सेवन करा करो, तो आपको सूखी यानी बादी वाली बवासीर और खूनी दोनों में इसका फायदा मिलेगा। और क्या है, आम का रस भी, उसमें अदरक का रस मिला लो। आम के सीजन में यदि पाइल्स की शिकायत ज्यादा है तो आम के रस में अदरक का रस मिला लो और दिन में 2-3 बार सेवन करो, तो आपकी खूनी जो बवासीर है उसका खून रुकता है आपका। और इसमें अंजीर बड़ा लाभ देती है। रात को अंजीर पानी में गला लो और सुबह खाली पेट 1-8 घंटे की यात्रा बढ़ा दो फ्रेश होने के बाद, फिर 2-3 अंजीर है ना उसका सेवन करो और उस पानी को भी पी जाओ जिसमें आपने अंजीर को गलाया है। तो 3-4 मतलब 3 से लेके 5 तक, 2, 3, 4, 5 ऐसे, 2 अंजीर, 3 अंजीर, 4 अंजीर, 5 अंजीर पानी में गलाओ, ज्यादा नहीं, और उनको चबा चबा के, खूब चबा चबा के 32 बार वाला मामला, पानी बना के उसका सेवन करो जो है। तो ये ऐसी मुख्य मुख्य बातें हमने आपको बताई हैं। बस खाने में वही रोकना है, चटपटा पदार्थ, तले गला भोजन, है ना, बेमेल भोजन, बासी भोजन, सूखा भोजन भी नहीं है, जो बहुत से, इससे भी पाइल्स होता है। बहुत सी बहनें क्या होती है, वो भोजन सुखा लेती हैं, मूली सुखा के रख लेती हैं, गाजर सुखा के रख लेती हैं, गोभी सुखा के रख लेती हैं। ये भी जिसको बवासीर की शिकायत है या, ये मत सेवन करो। इनको बनाओ तो फिर पानी में गला के खूब बनाओ, पर हम तो कहते काय को ताजा खाओ ना भैया, काय को सूखा खा रहे हैं। हम अच्छे कंट्री में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, हम कोई उसमें जहाँ पानी नहीं है वहां थोड़ी रह रहे हैं हम। हमारे यहाँ तो ताजी सब्जी खूब आती है, तो काय को सुखाते हो। और हम तो कहते हैं जो जिस सीजन में जो सब्जी है उस सीजन में खाओ, बेसीजन की क्यों खाते हो। हमारे पहले सूत्र में बता रखा हमने, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल। सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, ये तीनों का सूत्र दिया आपको हमने पहले। तो सीजन में सब्जियों को फ्रेश में खाओ। अब आपने मूली को सुखा के रख लिया, गाजर को सुखा के रख लिया, फूल गोभी सुखा के रख ली, ये भी पाइल्स करती हैं। और सूखी सब्जी, सब्जी को गीली बनाया करो। ये सूखी सब्जी बनाते हैं, एकदम मसालेदार सूखी सब्जियां बनाने का कल्चर हो गया। पहले हमारे यहाँ पानी वाली सब्जी बनती थी, सब्जियों में पानी रहता था, और ये मिर्च मसाले ज्यादा डालते हो तो पानी पी नहीं पाते हो। ये मसाला देखो, एक बार और बता दें आपको, जो मसाले खाते हो ना, तो आपका जो बाउल मूवमेंट है वो तेज हो जाता है, आपकी जो हाथ की गति है ना वो फास्ट हो जाती है। आप देखना, कभी आप तेज मिर्च खा लो, आपको बार बार आना, बार बार जाओगे, आप बार बार जाओगे, जब तक वो मिर्च बाहर नहीं हो जाती तब तक आप लगातार जाओगे। तो इस प्रकार से ये जो मिर्च मसाले आप खाते हो तो आपका बाउल मूवमेंट फास्ट हो जाता है, आपके हाथों की गति तेज हो जाती है। तो ये मिर्च मसाले मत खाओ भैया, थोड़ा जुबान को लगाम दो, थोड़ा हल्का सा नमक ले लो और मिर्च कम लो, बिल्कुल विरेचन का काम करती है मिर्च। तो आप सब्जी ज्यादा खा सकते हो। सूखी सब्जियां मत बनाओ, पानी वाली सब्जी बनाओ। और ये सूखे एकदम पुलाव सूखा सूखा, अरे थोड़ा गीला बनाओ, पुलाव की जगह खिचड़ी गीली वाली ये खाओ, सूखा मत खाओ। वो पानी को सोखते हैं, रोटी सोखेगी पानी को अंदर से, पूरी सोखती है, पराठा सोखता है, ब्रेड सोखती है, बिस्किट सोख, आपके पाचन तंत्र के पानी को सोखते हैं ये, तो आपका मल सूख जाता है। अब गीली चीज लोगे तो मल सूखेगा नहीं आपका, तो आपको पाइल्स की शिकायत नहीं होगी। चलिए, मोटी मोटी बात कर दी, और कुछ विशेष बातें प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है, 50% लोगों को पाइल्स रहती है। महिला पुरुष में समान रूप से होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर वाली पाइल्स दर्द करती है, अंदर वाली पाइल्स दर्द नहीं करती है। सब बातें आपको जानकारी के रूप में होना चाहिए। आज की बात समाप्त करते हैं, समय भी हो गया। लगभग पाइल्स के बारे में हमने आपकी जानकारी को बढ़ाया और ये उपचार बताए आपको। बिल्कुल इनको अपने जीवन में अपनाएं, अपने आहार को इस तरह ठीक कर लें। हमने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जिनको पाइल्स से, जामुन का उपयोग, आपका छाछ का, आपका नींबू का, है ना, आपका पपीता का सेवन, है ना, आपको चौलाई का सेवन, गाजर का, ये सब आपको बीमारी है तब भी आप उपयोग करेंगे तो आपकी बीमारी नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज की बात समाप्त करते हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बड़ी बारीकी से विस्तार से लक्षण के साथ उसके समाधान, इन सब बातों पर विस्तार से आपने हम सब के लिए मार्गदर्शन दिया। और ये मार्गदर्शन न केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पाइल्स नहीं है, बल्कि उन व्यक्ति के लिए भी जिन्हें अभी पाइल्स नहीं है। और ऐसी अगर जीवनचर्या को अपनाया जाए, आहारचर्या को अपनाया जाए, तो आने वाले समय में उस व्यक्ति को भी पाइल्स ना हो। तो बड़े महत्वपूर्ण सूत्र आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज के प्रश्नोत्तरी को ले लेता हूँ, इस निवेदन के साथ कि कृपया ज्यादा प्रश्न लिए जा आवाज सकते हैं। रुक रही है भैया। हेलो। जी हाँ, थोड़ा जी शब्द कट निवेदन, जाते हैं, दिक्कत है क्या? कवरेज हो सकता है, कवरेज प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बढ़ाएं आगे। निवेदन ये था कि संक्षिप्त में अगर हो जाए तो ज्यादा प्रश्न आ जाएंगे। अच्छा, जी बताएं। साहू जी। श्रद्धा दीदी। हेलो जी बोलिए दीदी। सर, मेरी मम्मी को ना रेक्टम में पेन रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लास्ट हाँ, में, दोबारा बोले, गुदा थोड़ा आवाज में समस्या है, बताएं दोबारा से। स्टूल में ब्लीडिंग तो नहीं आती? नहीं, ब्लीडिंग नहीं होती है, गुदा द्वार में दर्द होता है, कांटे जैसा चुभता है। अच्छा, कांटे जैसा चुभता रहता है। लगभग कब से है ये समस्या? कब से एक साल समस्या से, है? 1 साल से। कई साल से। वो स्थिर है, बढ़ती है, घटती है, एक जैसी रहती है? स्थिर है, अर्शहिता ट्यूब लगाते हैं। स्थिर है, पर फिर वो एक अर्शहिता ट्यूब है, वो लगाते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है। क्या कोई कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं? हाँ हाँ। अब ऐसा है बहन जी, अभी तो जो हमने उपचार बताए ना, उनकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करो, प्राकृतिक उपचारों को लो, यानी एनीमा, ठंडा कट स्नान, फॉल लपेट, हाँ 3 ट्रीटमेंट लगातार लेते रहो। भोजन को बिल्कुल बदल दो। उसके बाद भी समस्या दूर नहीं होती है तो फिर क्या होता है, कभी कभी घबराने वाली बात नहीं है, इंटरनल कैंसर डेवलप हो जाता है, आंतरिक कैंसर बन जाता है। ऐसा है नहीं, घबराना हाँ। मत आप। पर पहले अपना आहार बदल दो, एनीमा और भोजन उनका बिल्कुल प्राकृतिक वे में करो, और 3 ट्रीटमेंट को बढ़ा दो, ठंडा कट स्नान, एनीमा और फल लपेट, ये तीनों उपचार करो। जहां तक ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब नहीं होती है तब कभी अपने डायग्नोसिस पर जाना, आप पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के ऊपर अभी नहीं जाना है। अभी तो ये उपचार करो, भोजन बदलो, ट्रीटमेंट लो आप। चलिए, एक प्रश्न है कि पाइल्स के दौरान जब अचानक दर्द ज्यादा हो जाए तो दर्द को रिलीज करने के लिए तत्काल क्या उपचार किया जाए? हमने बताया भी था कि तुरंत जो है ना, तुरंत तो कोई भी क्रीम लेते हैं ना, जैसे तो ये पहले तो देखो, दर्द होना और जलन होना दो अलग अलग बातें। जलन ज्यादा होती है तो जलन तो तुरंत आपकी किसी भी क्रीम से रुक जाती है। सरसों का तेल लगा लोगे ऊपर, ये जलन जो होती है वो किनारे पर होती है, बाहर जो गुदा, ध्यान से, लैट्रिन बाहर पास आउट होती है। और अंदर वाले में दर्द कभी होती नहीं पाइल्स में, बाहर वाले में दर्द होता है। दर्द होता है स्वेलिंग में। तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए हमने बताया था कि मिट्टी का लेप कर दो, ठंडी पट्टी रख दो। दर्द वाला इंसान, ये बीच में हम ट्रीटमेंट में बताना भी भूल गए थे, जिनको पाइल्स में दर्द आया था, ठंडी पट्टी, और अच्छा हो तो और आप थोड़ा सा अपने आइस क्यूब ले लो, थोड़ा उसको बारीक कर लो, पीस लो, और पट्टी के अंदर रख दो। पट्टी है ना, उसको जैसे फोल्ड करा और उसके अंदर बर्फ रख दो पीस के, और फिर पट्टी लगा दो, तुरंत उसका दर्द रुक जाएगा। जलन है तो तेल लगा दो, और दर्द है तो बर्फ की पट्टी लगा दो, बाद में मिट्टी का बॉल लगा देना, तो आपका दर्द रुक जाएगा, जलन रुक जाएगी। जलन के लिए चिकनी चीज, और दर्द के लिए ठंडी पट्टी और मिट्टी की बॉल, दोनों रोक देंगी। जी रजनीकांत त्रिवेदी जी। प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम भैया। हाँ, ये आपने चौलाई जूस बोला, वो चौलाई क्या होता है? वो सर मुझे मालूम नहीं, मैं गुजराती हूँ। चौलाई आप अपने उस पे सर्च कर लो, आज तक सारी। वो एक साग होता है, साग, मतलब इसको हाँ। अमरंथस अंग्रेजी में बोलते हैं।
चौलाई का नहीं, जैसे बथुआ होता है ना, बथुआ भी इसमें बड़ा लाभदायक है। हम बीच में बताना भूल गए थे। बथुआ नहीं होता, बथुआ। हाँ जी। बथुआ आजकल तो बथुआ बिकने लगा सब्जियों में, पहले तो गांव में मिलता था बथुआ, अब शहरों में बिकने लगा है। तो बथुआ भी फायदा देता है। ऐसी चौलाई है, उसका साग भी बिकता है, तो आप अपने घर में ग्रो करें। चौलाई का साग बड़ा लाभदायक है। अगले किसी वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। चौलाई के साग को बढ़ाना है, ये बहुत सारे पेशेंट में रोगों में काम करता है। हमने कहा ना अपने आहार को औषधि बनाना है, तो चौलाई को बढ़ाना है। तो हम कभी विस्तार चर्चा करेंगे चौलाई का। जैसा पालक होता है, बथुआ होता है, मेथी होती है, ऐसी चौलाई होती है। अच्छा, ये नींबू में आपने बताया वो काला नमक के साथ में और क्या जोड़ना है? कहाँ, किससे? नींबू में बस खाली ओनली काला नमक। नींबू को फाड़िए, हाँ जी, काटिए, उस पर नमक डालिए और चूसिए मुंह से, जो है डायरेक्ट उसका जूस जाना चाहिए। उसको पानी में रस को नहीं डालना है, डायरेक्ट नमक डाल के चूसिए नींबू को जी। अच्छा, प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम भैया। भाई साहब एक प्रश्न है कि जो खीरा लेते हैं तो खीरे को क्या भूखे पेट ले सकते हैं इससे? हाँ, खीरा जो है बड़ा से बहुत अच्छी चीज है। जितने पेट के रोग होते हैं उसमें बेल वाली जो सब्जियां है ना, बेल वाली, तोरई, लौकी, आपकी ककड़ी, टिंडा है ना, आपका कद्दू, ये सब पेट के रोग के लिए अच्छी चीज है। इसमें सबसे अच्छी चीज है खीरा है। तो इसको कच्ची रूप में आप कभी भी खा सकते हो। तेज भूख लगे तो खीरा खा लो, स्वाद नहीं लगे थोड़ा नमक और थोड़ा हल्का काली मिर्च वगैरह डाल के खा लो। खीरा बड़ा सेफ है, कितना भी खाओ तो भी दिक्कत नहीं। खीरे पर खाली पूरी यात्रा कर लो जीवन की तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये खीरा इतना बढ़िया है। खीरे का जूस बहुत फायदा करता है, डायरेक्ट खीरा बहुत फायदा करता है। सबसे बड़ी बात है मल को खूब निकालता है अंदर से, मल को निकालने वाली चीज है खीरा। कभी भी सेवन करें। चलिए साहब, भूखे पेट ले सकते हैं इसको? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुमित्रा दीदी व्यास। हाँ, प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम दीदी। आपने जो चोली का बताया ना, चौलई, और अगर ये खाया ना तो उससे है ना बाइटे बहुत आते हैं। मम्मी ने ये प्रयोग किया था, जैसे पाइल्स हुई ना तो उसमें चौलई और ये खीरा खाने से एसिड। अब देखो ये क्या होता है, इसका हमारी क्या कारण हो सकता है? तीन और प्रकृति नींद नहीं रहती है, आती है। वात, पित्त और कफ। यदि आपको बांटा आता है, पिछली बार अपनी चर्चा थी वायु रोग जब अपन ने बताया था, तो वायु रोग वाले को जिनसे वायु बनती है उसको अवॉइड करना चाहिए। और यदि लेना ही है उसमें तो फिर काली मिर्च को बढ़ा दो। उसमें आप काली मिर्च का उपयोग कर लो तो आपको वो चीज कम हो जाएगी। और कच्चे रूप में ना तो इसका साग बना के खा लो, जूस मत पियो। कोई कच्ची चीज लेते हो आपको तो वायु वाला मामला बढ़ जाता है। उसको थोड़ा सा आप बॉइल से चौलाई का साग ले लो, बथुए का साग ले लो, तो साग ले लोगे तो वायु दोष उसका खत्म हो जाएगा और उसका जो तत्व वो भाई साहब, आपको प्राप्त दलिया। हो जाएगा। हाँ भाई साहब, दलिया जैसे अपन बोलते हैं ना बहुत पौष्टिक होता है और फाइबर युक्त तो होता है, तो दलिया से भी तकलीफ होती है। दलिया से भी रात में बाइटे आते हैं मम्मी को। क्या कह रहे हैं आप? दलिया सा है? हाँ, दलिया से भी बाइटे आते हैं रात में बहुत। अगर अपन खाते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि इसमें फाइबर ज्यादा होता है, तो रात में अगर खा लिया ना तो ऐसा है 7-8 बजे, तो उससे बाइटे आते, रात भर नींद नहीं आती है। हाँ, तो आपको वायु का रोग है। इन चीजों आपका भोजन दिन में करो और शाम को कच्ची चीजें बिल्कुल मत खाओ, सलाद वगैरह नहीं खाना आपको। और जब भी आप कच्ची चीजों का उपयोग करो उस पर काला नमक और काली मिर्च बराबर डाल के उसके ऊपर डाल के तभी सेवन करो आप, ठीक है? तो आपको वायु का रोग है, नहीं तो ऐसी समस्या नहीं आती। हम लोग तो खीरा रेगुलर खाते हैं, रात को भी खा लेते हैं, 8 बजे भी खा लेते हैं, 9 बजे भी खा लेते हैं, कभी लेट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको वायु की ज्यादा दिक्कत है, तो आप इनको दिन में भाई सेवन साहब, करो। नींद नहीं आती है तो नींद के लिए उपाय बताइए। हैं? नींद नहीं आती है, नींद के लिए उपाय बताइए भाई साहब। नींद की बीमारी फिर कभी आएगी बताएंगे, पर अभी पहले आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो। नींद के 2 उपचार बताते हैं आपको, गर्म पैर स्नान और फुट पैक। इसमें बताया हमने बवासीर में, खूब नींद आएगी आपको। हॉट फुट बाथ और फुट पैक, 2 ट्रीटमेंट से आपको नींद खूब आएगी। और बैकबोन की मालिश करवाया करो आप। उल्टे लेट जाओ, छाती के बल
और अपने किसी दूसरे व्यक्ति से आप अपने बैकबोन की अच्छी मालिश कराओ, तलवे की मालिश कराओ, हाथ धन्यवाद भाई हथेली साहब। और तलवे की मालिश, आपको खूब नींद आएगी। और 2 ट्रीटमेंट बताया हमने, ओके हॉट ओके फुट बाथ धन्यवाद। और फुट पैक दोनों। चलिए ओके। जी भाई साहब, आगे प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए शांति पाठ करें भैया। जी भाई साहब। आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के पास रखें, कमर गर्दन सीधी करें। अपने लिए, अपने परिवारजन, समाज, राष्ट्र, विश्व का ध्यान करते हुए परमात्मा के शांति आनंद के रूप में सबके जीवन में स्थापित हो। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परमवंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की। सभी को नमन, सभी को प्रणाम।